और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सेंट्रम पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करने में इतना समय लगा। एक्चुअली एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे चोट लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग था, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था सॉवरेनिटी का, जिसमें हमने संप्रभुता के अर्थ और परिभाषा को पढ़ लिया था। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि इसके बाकी के बचे हुए 2 पार्ट्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बाकी के इसके बचे हुए 2 पार्ट्स हैं संप्रभुता के बारे में ऑस्टिन का सिद्धांत, यानी कि थियरी ऑफ ऑस्टिन अबाउट सॉवरेनिटी, और थर्ड एंड लास्ट पार्ट है इसका अद्वैतवाद और बहुलवाद, यानी कि मॉनिज्म एंड प्लूरलिज्म। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ऑस्टिन के सिद्धांत के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑस्टिन कौन थे। तो ऑस्टिन इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कानूनवेत्ता थे, जिन्हें विधान शास्त्री भी कहा जाता है। तो ये कानून के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति थे, और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संप्रभुता को इतना क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से परिभाषित किया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले संप्रभुता को किसी ने परिभाषित नहीं किया था या फिर संप्रभुता के बारे में किसी ने बात नहीं किया था। जब हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संप्रभुता को मैकियावेली ने भी पुनर्जागरण काल में मैकियावेली ने भी संप्रभुता को परिभाषित किया था। लेकिन जो पहले के विद्वान थे उनकी कमियां ये थी कि उन्होंने संप्रभुता को डिफाइन तो किया, उसका जिक्र को तो किया अपने सिद्धांतों में, लेकिन उसे कोई एक स्पेशल या सेपरेट जगह नहीं प्रदान किया कि ये संप्रभुता का सेक्शन है, ये राज्य का सेक्शन है, या फिर ऐसे अलग अलग करके नहीं डिफाइन किया। वो कहते हैं ना, जिस तरह हम लोग कि सब खिचड़ी कर दिया था उसमें, तो संप्रभुता को भी खिचड़ी में जिस तरह सब्जियां डाल दी जाती हैं, उसी तरह संप्रभुता को उठा करके अपने सिद्धांतों में इन लोगों ने डाल दिया था। लेकिन ऑस्टिन ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने संप्रभुता को एक अलग नाम दिया, एक अलग स्थान प्रदान किया राजनीति विज्ञान में। और इन्होंने संप्रभुता को डिफाइन किया, और संप्रभुता को डिफाइन ही नहीं किया बल्कि इसके सिद्धांतों में अलग अलग प्रकार के वाद भी दिए। जैसे कि अभी हमने नाम लिया था ना कि हम अद्वैतवाद और बहुलवाद के बारे में पढ़ेंगे, तो ये संप्रभुता के बारे में ही वाद हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संप्रभुता की बारे में उसकी परिभाषा तो दिया ही दिया, साथ ही साथ इसकी विशेषताओं के बारे में जिक्र किया, इसकी कमियां और किस प्रकार के राज्य में किस प्रकार की संप्रभुता होती है, कितने प्रकार की संप्रभुता होती है, सबके बारे में इन्होंने बताया। तो आज की वीडियो में चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑस्टिन के सिद्धांत के बारे में। जॉन ऑस्टिन, जिनका जन्म 1790 में हुआ था, ये इंग्लैंड का एक विधान शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन का उद्देश्य था कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना। तो हमने ऑस्टिन के सिद्धांत को देखा। तो ऑस्टिन के सिद्धांत को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो यदि हम ना पढ़ें तो आगे के चैप्टर्स हमें समझ में नहीं आते। जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज की बुक्स में जो ये संप्रभुता का चैप्टर होगा, ये थोड़ा लास्ट में दिया होगा। इससे पहले आपको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ने पड़े होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जब राज्य के तत्व पढ़ना पड़ता है तो उसमें संप्रभुता शब्द आता है, जो कि हमें उस समय बहुत परेशान करता है। इसलिए मैंने संप्रभुता टॉपिक को पहले लेकर के आपको पढ़ाना जरूरी समझा। तो इसी प्रकार अभी मैं कुछ लोगों के और कुछ विद्वानों के ऐसे नाम लूंगी जो शायद आपको नए लगेंगे, तो प्लीज परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन्हें हम आगे के टॉपिक्स में देख लेंगे। तो जैसे कि हमने अब संप्रभुता के बारे में ऑस्टिन का सिद्धांत देखा, तो ऑस्टिन के सिद्धांत में उनका पहला ये मानना था कि संप्रभुता का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि जो परंपरा होती है और कानून होते हैं उनके बीच में भेद कर दिया जाए, और कानून हमेशा परंपरा से ऊपर हो।
परंपराएं गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो पहले परंपरा हुआ करती थी कि पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता पर बैठ करके अग्नि स्नान करना पड़ता था, मतलब सती होना पड़ता था। तो ये परंपरा थी। क्या ये परंपरा सही थी? नहीं थी ना, बिल्कुल भी ये परंपरा सही नहीं थी। तो इसलिए इस परंपरा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया। और यदि कानून परंपरा से बड़ा ना माना जाए, श्रेष्ठ ना माना जाए, तो परंपरा चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, वो सदियों से चलती आएगी और चलती रहेगी आगे तक। लेकिन कानून को कोई नहीं मानेगा। तो ऑस्टिन के कहने का अर्थ यही था कि जो परंपरा है और कानून है, इन दोनों को अलग अलग किया जाए और कानून हमेशा परंपरा से बड़ा हो। अगर परंपरा और कानून के बीच में किसी भी चीज को लेकर के टकराव हो रही है तो हमेशा कानून की बात ऊपर रखी जाए और कानून की ही बात मानी जाए। तो हमने जाना कानून और परंपरा के बारे में ऑस्टिन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को ऐसा नहीं है कि ये ऑस्टिन ने दिया था। अगर हम इसको देखें तो असल में इसको बेंथम ने दिया था, बेंथम और हॉब्स ने। जब हम राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे तो हॉब्स का नाम आएगा, और जो कि एक बहुत बड़े विद्वान है, और बेंथम का नाम आएगा जब हम आगे के कुछ टर्म्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, उसको जब हम पढ़ेंगे। तो बेंथम और हॉब्स ने पहले कानून और परंपरा के बारे में बात कर लिया था, लेकिन ये उस पहले के विद्वान थे जो कि इसे व्यवस्थित ढंग से नहीं दिखाएं, ना बताएं हमें। तो इस सिद्धांत को, कानून और परंपरा के सेपरेशन को ऑस्टिन ने अच्छे से डिफाइन किया। ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है: यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। ऑस्टिन ने कहा है कि इफ ए डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू ए लाइक सुपीरियर रिसीव्स हैबिचुअल obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in the society and the society including the sovereign, each a society political and independent। ऑस्टिन के अब इस कथन का हम अर्थ समझते हैं कि ऑस्टिन ने जो ये संप्रभुता का सिद्धांत दिया उसमें ये कहना क्या चाहते थे। सीधी सी भाषा में ये समझिए, जैसे कि ये एक क्लासरूम है, मैं आपकी टीचर हूँ, ये मैं हो गई, ये आप मेरे स्टूडेंट्स हो गए। तो क्लासरूम में इस स्टूडेंट ने बोला कि मैम मुझे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ना है, किसी ने बोला मैम मुझे पूंजीवाद पढ़ना है, किसी ने बोला कि मैम मुझे सरकार पढ़ना है, किसी ने बोला कि मैम मुझे सरकार के प्रकार पढ़ने हैं। लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं कहूँगी नहीं, ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं है, आप सब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो इससे भटक सकते हैं अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले हम संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर सरकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, उस क्लासरूम में इतने सारे लोगों ने अपना मत जाहिर किया, इन स्टूडेंट्स ने अपना मत जाहिर किया, लेकिन मैंने किया क्या, मैंने अपनी बात सर्वोपरि रखी। मैंने आप लोगों का कहना नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि आपके लिए सही क्या है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि नहीं, हम पहले संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये शब्द जब हम समझ लेंगे तभी हम बाकी चीजें समझ पाएंगे। तो अब इस क्लासरूम के बारे में जब हमने देखा तो हम देखेंगे कि इस क्लासरूम में तो बातें 4-5 लोगों ने की, लेकिन बात सिर्फ मेरी मानी गई और मैंने आप लोगों में से किसी की बात नहीं मानी। तो बस ऑस्टिन का यही सिद्धांत था। उनके सिद्धांत में ये था कि एक समुदाय हो, एक विशेष स्थान हो, एक राज्य हो, एक समाज हो, कुछ भी हो, लेकिन वहां पे जो एक व्यक्ति है उसकी बात सभी लोग माने, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई नियम, कानून या व्यक्ति ना हो जो उसको अपनी बात मनवा सके। मतलब मैं क्लासरूम में हूं तो मेरी बात आप सब लोग मानेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा कानून ना हो क्लासरूम में कि जो मुझसे अपनी बात जबरदस्ती मनवा सके,
जबरदस्ती या फिर मनमानी तरीके से या फिर कह करके मनवा सके। मैं यदि कोई काम करूं तो उसे अपनी बुद्धि और विवेक से करूं। तो बस ऑस्टिन के कहने का मतलब यही था। तो अब राज्य के बारे में देखते हैं। जैसे कि राज्य में कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लिया नॉर्थ कोरिया की बात करें, किम जोंग उन की, तो वो तो एक तानाशाह है, लेकिन संप्रभुता उसी में निहित है, वहाँ के तानाशाह में निहित है। तो वहाँ के लोग कुछ भी डिमांड करें कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, सर आप वो काम कर रहे हैं, ये नियम लाए वो नियम लाए। वैसे तो वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ पर कुछ कहने की, लेकिन कोई भी कुछ भी कहे, वो करता सिर्फ अपनी वाली है, वो किसी की नहीं सुनता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धि विवेक से जो डिसीजन लेता है उसी को लागू करता है, उसी को वो सबसे मनवाता है और किसी का कहना नहीं मानता है। तो बस संप्रभुता यही होती है। तो ऑस्टिन ने ये कहा कि जो व्यक्ति संप्रभु होगा वो अपनी सारी बात सबसे मनवा लेगा, लेकिन कोई भी ऐसा नियम कानून या फिर कोई ऐसा उच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति ना हो जो उससे अपनी बात मनवा ले या उसके ऊपर हावी हो सके। तो बस ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में यही समझाने की कोशिश किया है। वैसे तो संप्रभुता का टॉपिक है तो बहुत बड़ा, लेकिन ऑस्टिन ने बहुत ही छोटे से एक पैराग्राफ का सिद्धांत देकर के उसे समझा दिया है। तो ऑस्टिन ने जब संप्रभुता का सिद्धांत दिया तो उस समय दो प्रकार के वाद का जन्म हुआ। एक था अद्वैतवाद और दूसरा था बहुलवाद, जिसमें पहला होता है अद्वैतवाद यानी कि मॉनिज्म। तो इस शब्द का यदि हम मतलब समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि इस सिद्धांत में कहा क्या गया है। मॉनिज्म का मतलब होता है एक, यानी कि संप्रभुता की जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति विशेष में निहित हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता जो राज्य है उसमें कोई एक ऐसा सर्वशक्तिमान व्यक्ति होगा जिसके अंदर संपूर्ण संप्रभुता निहित होगी, और इस संप्रभुता के बल पर, इस संप्रभुता की शक्ति का प्रयोग करके वो व्यक्ति समाज या राज्य के सभी व्यक्तियों पर अपनी बातों को थोप सकता है या फिर अपनी बातों को मनवा सकता है। तो मॉनिज्म में यही सिद्धांत दिया गया है। मॉनिज्म का तात्पर्य यही रहा है कि संप्रभुता सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति में निहित हो, वो किसी और के साथ शेयर ना करे अपनी शक्तियों का। अद्वैतवाद यानी कि मॉनिज्म के सिद्धांत पर सर हेनरी मेन ने अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशन में कहा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते हैं। इनका मतलब ये है कि इतिहास में ऐसा किसी भी प्रकार का व्यक्ति विशेष नहीं मिलता है जिसके पास इतनी शक्तियां हों कि वो अकेला ही सर्वशक्तिमान हो राज्य में, और उस प्रकार की शक्ति किसी अन्य के पास ना हो। सर हेनरी मेन अद्वैतवाद के बारे में ही आगे कहते हैं अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में कि पंजाब का निरंकुश शासक रणजीत सिंह भी ऐसे कानून लागू नहीं करता था जो कि समाज के प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि जो पंजाब का निरंकुश शासक रणजीत सिंह था वो भी इतना सर्वशक्तिमान नहीं था कि ऐसे कानून लागू कर सके जो समाज में उस समय चल रहे नियमों के विरुद्ध हो। इतना भी संप्रभुता उसके अंदर निहित नहीं थी। सर हेनरी मेन के कथनों को हमने देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार अद्वैतवाद यानी कि मॉनिज्म को वास्तविक रूप में देख पाना बहुत ही मुश्किल है, और उनका ये कथन सही भी है क्योंकि आज के समय में लोकतंत्र का समय है और कभी भी शक्ति किसी एक में निहित नहीं होती लोकतंत्र में। इससे तानाशाह के उत्पत्ति का खतरा हमेशा बना रहता है, जैसा कि हमने इसका परिणाम देख लिया है नॉर्थ कोरिया में। और शक्ति के बंटवारे का क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये जरूरी है, इसका हम जिक्र करेंगे जब हम 1975 के टाइम के आपातकाल की बात करेंगे। जब उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि शक्ति के बंटवारा इतना आवश्यक क्यों होता है, और शक्ति यदि संपूर्ण शक्ति किसी एक में निहित हो जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो वैसे यदि हम मॉनिज्म की बात करें तो मॉनिज्म के जो समर्थक विद्वान रहे हैं वो बोदा, हॉब्स, हीगल और ऑस्टिन रहे हैं। और एक विद्वान और है जिसका नाम तो लिखित तौर पे कहीं सामने नहीं आता है,
लेकिन जब हम उनके सिद्धांतों को पढ़ करके उसका निष्कर्ष निकालेंगे तो हम ये पाएंगे उनके सिद्धांतों में कि अद्वैतवाद के वो प्रबल समर्थक थे, जो कि थे मैकियावेली। जब हम मैकियावेली के सिद्धांत को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उन्होंने निरंकुशता का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो शासक हो वो निरंकुश होना चाहिए, और निरंकुश शब्द से ही ज्ञात होता है कि शक्ति किसी एक में सारी शक्ति निहित हो और वो अपनी सारी शक्तियों का अपने तरीके से प्रयोग कर सके। निरंकुश शासक वही होता है। तो इस प्रकार हम देखे हैं कि अद्वैतवाद के सिद्धांत का अर्थ क्या है। इस सिद्धांत की बहुत सारी कमियां भी हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर शक्ति किसी एक में निहित हो जाएगी तो उसका दुष्परिणाम भी होगा। लोग उसका गलत तरीके से उपयोग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से तानाशाही व्यवस्था का उद्भव हो सकता है और मनमाने तरीके से नियम कानून का निर्माण किया जा सकेगा। इस प्रकार मॉनिज्म के बहुत सारे गलत परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिसके फलस्वरूप ही बहुलवाद यानी कि प्लूरलिज्म का उद्भव हुआ और इसका विकास हुआ। तो आइए जानते हैं प्लूरलिज्म क्या है। बहुलवाद प्लूरलिज्म में हम देखते हैं, आइए। बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयस्कर मानती है। जैसा कि हमने प्लूरलिज्म के सिद्धांत को देखा, बहुलवाद के कहने का तात्पर्य बस यही था कि जिस प्रकार के ऑस्टिन का सिद्धांत था ना कि राज्य में एक व्यक्ति संप्रभु होगा, उसका कहना मानने के लिए सब लोग बाध्य होंगे, लेकिन वो किसी का कहना माने या ना माने ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे एक प्रकार की निरंकुशता और तानाशाही का भी उद्भव हो सकता है। तो बस इसी चीज को समाप्त करने के लिए बहुलवाद का उद्भव हुआ, और बहुलवाद का सिद्धांत भी यही कहता है कि इस प्रकार के मानसिकता को खत्म करके राज्य को तो बनाए रखें, लेकिन जो राज्य की संप्रभुता का जो शक्ति है उसे किसी एक में निहित ना करें, उसको बांट दें कई भागों में और तब उसको लागू करें। हैसियो ने बहुलवाद के संदर्भ में कहा है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। The pluralistic state is simply a state in which there exists no single source of authority, is indivisible into parts and should be divided। हैसियो ने ये कथन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल प्लूरलिज्म में कहा है। लिंडसे ने बहुलवाद के संदर्भ में कहा है, यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। If we look at the facts, it is clear enough that theory of sovereign state has broken down। लिंडसे ने अपना यह कथन द पर्सनैलिटी ऑफ एसोसिएट नामक शीर्षक में हार्वर्ड लॉ पुस्तक में दिया है, जिसमें लिंडसे का यह कथन काफी ज्यादा सत्य प्रतीत होता है। हैसियो और लिंडसे इन दोनों विद्वानों के सिद्धांतों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि क्यों बहुलवाद का सिद्धांत आया, और लिंडसे ने जैसे कि कह ही दिया है कि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि संप्रभुता का सिद्धांत का अंत हो चुका है। हम ये नहीं कहते कि संप्रभुता के सिद्धांत का पूरी तरह से अंत हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार के संप्रभुता का सिद्धांत ऑस्टिन ने दिया था उस संप्रभुता का तो अंत हो ही चुका है। लास्की ने कहा है, समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इफ इट वांट टू बी एडिक्वेट मस्ट बी फेडरल इन कैरेक्टर। तो आइए देखते हैं कि संघात्मक होने का क्या तात्पर्य है। जैसा कि हमने लास्की के सिद्धांत को देखा, लास्की ने कहा है कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो शासन की जो शक्ति होती है वो कई वर्गों में बटा होता है। विधायिका की अलग, कार्यपालिका का अलग, और यहाँ तक कि न्यायपालिका तो स्वतंत्र होती है वहां पे। तो इस प्रकार कोई किसी
पर हावी नहीं हो सकता और कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इस प्रकार हम संप्रभुता के सिद्धांत को देखेंगे कि संप्रभुता के सिद्धांत में बहुलवाद क्यों इतना जरूरी है, और संप्रभुता में बहुलवाद की जरूरत को देखते हुए ही संप्रभुता की जो मॉनिज्म यानी कि जो ऑस्टिन का सिद्धांत था उसको समाप्त करके बहुलवाद को आरोपित किया गया। क्योंकि बहुलवाद में शक्तियों का जब बंटवारा कर दिया जाता है तो इससे उसके दुष्परिणाम देखने की जो संभावना होती है वो न्यूनतम होती है। तो आज की वीडियो के साथ ही हमने संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी के चैप्टर को खत्म किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सॉवरेनिटी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि आपको इस वीडियो से या फिर किसी अदर टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया गया है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी अदर टॉपिक के बारे में जानना है या उससे जुड़ी हुई जानकारी चाहिए या पढ़ना है तो उसके बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टडी सेंट्रम। थैंक यू।